ओके, पेज नंबर 316 से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म हो सकता है? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है? हाउ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपको और मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सर यू हैव टू गिव मी सर्टेन टाइप ऑफ क्लासेस। हाउ एम आई परफॉर्मिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट? मैं अपनी सर्विसेज डिलीवर करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आप कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हो? आप अपनी पेमेंट करके कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? ये तो हो गया सर्विसेज का। बट अगर हम बात करते हैं गुड्स की, गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होंगे? सर अगर बात हुई हमारी ये गुड्स की तो है कैसे परफॉर्म होगा? या तो आप मुझे ये गुड्स दे दो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तब भी वो कैंसिल। बट अभी सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हाउ द परफॉर्मेंस विल बी डन, किस तरीके से हो जाएगी। देखो, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको परफॉर्म करना आपकी ड्यूटी बनती है। द ड्यूटी ऑफ द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स एंड दैट ऑफ द बाय टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे देम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Unless otherwise agreed, payment of the price and delivery of the goods and the concurrent condition, that is they both take place at the time as and when। तो सिंपल कैसे होता है परफॉर्मेंस सर? सॉल्यूशन कैसे होता है? किस तरीके से मिलेगा परफॉर्मेंस? जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, दैट इज द परफॉर्मेंस। अगला आता है सवाल डिलीवरी क्या होती है। देखिए डिलीवरी 3 टाइप की होती है। जब हम बात करते हैं डिलीवरी की तो डिलीवरी 3 तरीके की होती है। कौन कौन से तरीके होते हैं ध्यान से सुनो। एक होता है फिजिकल डिलीवरी। सपोज आपने मुझसे बोला कि मुझे पेन चाहिए, तो मैंने आपको ये पेन दे दिया, ये क्या है? फिजिकल डिलीवरी, पहला। दूसरा, फिजिकल डिलीवरी आ गई समझ। दूसरा दूसरा मोड होता है आपका फिजिकल डिलीवरी के अलावा, वो होता है आपका सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? पढ़ लेंगे बुक में, एक बार समझो खाली। 3 टाइप की डिलीवरी। पहला फिजिकल, फिजिकल मतलब आपने कोई चीज दे दी। दूसरा होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी कैसे होती है? सिंबॉलिक डिलीवरी होता है अगर सपोज आपने कहा कि मुझे आपसे 50 केजी राइस चाहिए। चलो उससे भी बेटर एक एग्जांपल, आपने मैचेस में देखा है जब कोई प्लेयर को गाड़ी गिफ्ट की जाती है तो उनको क्या मिलता है? गाड़ी उठा के या बड़ी सी की, बड़ी सी की फोटो के साथ, राइट? तो वो की क्या, एक सिंबल है डिलीवरी का। सिंबॉलिक डिलीवरी समझ आया? ऑब्वियसली आप उस चीज को उठा के नहीं दे सकते ना, गाड़ी को उठा के कि ये लो गाड़ी। आप डिलीवरी कैसे करते हो? सर ये की है आपकी। शोरूम में भी ऐसे ही होता है। डिलीवरी कैसे भेजी जाती है? सर चाबी दे देना आपको, डिलीवरी हो गई आपकी। तीसरा, अगर सपोज एक और एग्जांपल दे रहा हूं, गोडाउन में 50 केजी राइस है। फॉर श्योर नहीं भूलोगे, एग्जांपल्स याद रखना, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे चीजें। गोडाउन में से 50 केजी राइस लेना है। आपने कहा सर मुझे 50 केजी राइस चाहिए। मैंने कहा ये लो चाबी, जितना माल पड़ा है आपका निकाल के ले जाओ। व्हाट डिड आई डू? मेरी तरफ से डिलीवरी हो गई है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल और समझो इसके साथ, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पहले 2 समझ आए, फिजिकल, सिंबॉलिक। तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रक्टिव वर्ड यूज हो रहा है आपका, जो गैप है 2 जनों के बीच में, उसके बीच में ब्रिज बनाना। सपोज मुझे आपसे डिलीवरी लेनी है, आपने 10 पेन मुझे देने हैं, राइट? और मुझे वो पेन मिस्टर वाई को 10 पेन देने हैं। क्लियर? आया समझ? तो मैं बेसिकली, मुझे एक से लेने और एक को देने हैं। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इनको बोलता हूं कि आप जाके मिस्टर एक्स से लेके आ जाओ। तो मैं इस बीच में क्या हूं? आप दोनों के बीच में एक ब्रिज हूं। मैंने आप दोनों का कनेक्शन करा है। हाँ, मैं कमीशन जो भी मेरा वो लूंगा, वो हमारा अभी मैटर नहीं है। अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो खाली सेल की बात करेंगे। इस केस में डिलीवरी कौन दे रहा है इनको? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दे रहा है, और मैं इन बिटवीन एक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं इन दोनों को डिलीवरी का वे, माध्यम, तरीका। क्लियर है? तो 3 टाइप की डिलीवरी। पहला चीज दे दी, दूसरा सिंबल दे दिया, तीसरा व्हेन थर्ड पर्सन कम्स इन एंड ही फिल द गैप बिटवीन 2 पीपल। रीड कर लो पैरा जल्दी से।
पढ़ लिया? आगे समझ जल्दी से। ट्रक वाली डिलीवरी लगेगी ना उसमें, लोडिंग होगी उसमें। रूल्स एज टू डिलीवरी नीचे आ रहे हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट रूल्स एज टू डिलीवरी। बढ़ता हूं मैं आगे। हाँ, फॉलोइंग रूल्स अप्लाई रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कौन कौन से रूल्स लगते हैं? डिलीवरी शुड हैव द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन पोजीशन। मतलब सबसे पहला सवाल, डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी होती क्या? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? बायर को जब गुड्स को फिजिकल पोजीशन मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी है वो। दूसरा, सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी तब मानी जाएगी जब एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपने गुड्स को डिलीवर किया। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बातें ऑब्वियस है। तीसरा, seller is to deliver the goods when the buyer apply for the delivery. It is the duty of the buyer to claim the delivery. obvious सी बात है सर, मैं कैसे डिलीवरी आपके घर में कर दूं जब तक आप दुकान पे आके मुझे बोलोगे नहीं केक चाहिए या दवाई चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए या राइस चाहिए। आप आइए, मुझे बोलो कि मुझे डिलीवरी दीजिए, ये पैसे लीजिए, तभी। तीन बातें ऑब्वियस है। पहला पोजेशन, दूसरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डिमांड करो सर बायर। तीन बातें खत्म, क्लियर? चौथा आता है, when the goods at the time of sale are in possession of third party। हमारा एग्जांपल था, there will be delivery only when that third party acknowledge कि हाँ मैं आपके लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूं। अपना एग्जांपल एक्स वाई और मेरा कंस्ट्रक्टिव वाला, मैंने इनको बोला कि आप जो गुड्स है मिस्टर एक्स से जाके ले लीजिए, तो डिलीवरी अभी नहीं हुई। इन्होंने मिस्टर एक्स को बोला, पूछा, कॉल किया या पर्सनली मिलने गए। मिस्टर एक्स ने बोला हाँ मेरे पास आपको देने के लिए गुड्स पड़े हैं, आप ले सकते हो, तो मेरी तरफ से डिलीवरी हो चुकी है। अब इनका और इनका मैटर है, आप क्लियर? द सेलर शुड टेंडर डिलीवरी सो दैट बायर कैन टेक द गुड्स। तो डिलीवरी देनी किसको है? इसमें दो बातें हैं, एक तो कि बायर मस्ट टेक द डिलीवरी एंड सेलर शुड टेंडर द डिलीवरी। मतलब डिलीवरी देने का फर्ज किसका है? सेलर का काम है डिलीवरी। सेलर शुड टेंडर द डिलीवरी सो दैट द बायर कैन टेक द गुड्स। इट इज नो ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेंड और कैरी द गुड्स टू द बायर अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स। मतलब नहीं लिखा तब तक ड्यूटी किसकी? डिलीवरी लेने की, खुद लेके जाओ। ड्यूटी किसकी है? खुद लेके जाओ। आप ऑब्वियसली शॉप पे खुद जाते हो, आप सामान लेके आते हो, राइट? आगे, but the goods must be in the deliverable state at the time of delivery. If by the contract seller is bound to send the goods but no time is fixed, then within reasonable time आपको भेजना है। इजी, या तो टाइम फिक्स हो गया और टाइम फिक्स नहीं हुआ तो रीजनेबल में। यही करते हैं हम मोस्टली, कोई भी सामान लाते हैं यही रहता। आगे, हाँ ये थोड़ा सा आपको, हाँ, the place of delivery is usually stated in the contract, पता है हमें। where it is so stated तो गुड्स उसी जगह पर जाएंगे। within working hours, within working hours जाएंगे और वर्किंग डे में जाएंगे। अगर कोई प्लेस नहीं लिखा है, if the place is not mentioned, the goods are to be delivered at the place at which they happen to be at the time of contract। मतलब अगर आपने कोई प्लेस नहीं लिखा तो डिलीवरी कहाँ होगी? जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और अगर गुड्स उस टाइम बने हुए नहीं थे तो, एग्जिस्टिंग नहीं थे तो क्या करोगे? ऊपर लिखा है कि व्हेन दे हैपन टू बी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपकी तरफ से जो क्वेश्चन मुझे आना चाहिए मैं देता हूं आपको, कि अगर गुड्स है ही नहीं तो हो सकता है ना फ्यूचर गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करोगे? सोच के बताओ। फैक्ट्री विल बी द प्लेस जहां पर वो पहली बार बन के रेडी, जहां वो एग्जिस्टेंस में आएंगे।
वहां डिलीवरी है सर आपकी। ठीक है, देखो आगे पढ़ो। The goods must be delivered at the specified place during the working hours, etc. No place is mentioned. Goods must be delivered where they happen to be at the time of contract of sale, and if not, then in exist. अगर existence में नहीं है तो they are to be delivered at the place at which they are. याद रहेगी ये बातें सारी। अगला ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो। द सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। ये मैं आपसे पूछने वाला हूं सवाल। द सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड। हिंदी में समझ आ गया? डिलीवरी के कॉस्ट बेयर करने वाला आदमी कौन है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ और नहीं बोला तो इजी, आगे वाली लाइन। व्हाइल द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिलीवरी इज टू बी बोर्न बाय द बायर। दो अलग अलग बातें कर दी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टोर मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। ठीक है, फुल स्टॉप। कौन समझा सकता है? रेज योर हैंड। कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो मुझे? एग्जाम्पल के साथ, सपोज कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट से, अगर लिया हुआ पहले तो नहीं, कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट से मैंने, आपने एक अलमीरा खरीदी आपने, और आप रहते हो पीतमपुरा कपिल विहार में, तो और थर्ड फ्लोर 17 कपिल विहार में आपका घर है। ये सिचुएशन है, और अब बताइए आप। तो डिलीवरी के पैसे होंगे मतलब कीर्तिनगर तक के, अपने 17 नंबर तक के वो बाहर देगा, वो बाहर देगा। और जो जब तक उसको रिक्शा में नहीं चढ़ाएगा सेलर पैक वगैरह करके, तब तक उसकी एक्सपेंसेस को देगा, पैक वगैरह। 3 बातें हैं, 2 हुई आपकी। सेकंड लाइन में तो 2 है ना। हाँ, सेलर ने अपनी फैक्ट्री से शॉप पे है, शॉप पे है, वो कॉस्ट पे ट्रक में आया, ट्रक में आया। व्हीकल की कॉस्ट सेलर की आप कह रहे हो कि कीर्तिनगर टू पीतमपुरा, हाँ सर, यही कहना चाह रहे हो? सर ऑब्टेनिंग, अगर बीच में कहीं गुड्स को आप टूट गए सर, वो शायद बाहर के होंगे। डिलीवरी की बात हो रही, टूटने की बात ही कहीं नहीं है। कोई और ट्राई करना चाहते? लास्ट। मैं एग्जांपल दे दिया आपको, उसमें बता दो ना, बेटर रहेगा। कीर्तिनगर टू पीतमपुरा डिलीवरी होनी है, 17 कपिल विहार थर्ड फ्लोर पे डिलीवरी आनी है आपके पास अभी। अब बताइए आपने। सर जो डिलीवरी वाली होगी ना कीर्तिनगर टू, वो तो बाहर की ही होगी, वो बाहर की है, ठीक है। और जब तक उस रिक्शा पे वो नहीं चला जाता माल, पैक वगैरह होता है, जो पैक वगैरह की कॉस्टिंग है वो सेलर की। ठीक है, आप वही, अब मैं कह रहा हूँ 3 बातें हैं इसमें। सर इसमें तो लाइन में तो कॉमा करके दो ही थी। Seller has to bear the cost of delivery unless the contract provide, while the cost of obtaining the delivery is to be borne by the। ऐसा कुछ नहीं है, तब तक सेलर की ड्यूटी। तो आपने कहा कि हाँ जी, वो सेलर के हैं, एग्री। पैकिंग गत्ता वत्ता सब उसका है, लोडिंग तक का भी उसका है, चलो बाहर का है। इतना इजी होता तो मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाता। एक बार ध्यान से 1 सेकंड लगा के पढ़ो उसे, 1 सेकंड लगा के पढ़ो उसे। खर्चा और जो गुड है उन दोनों का जाके ऑलरेडी बाहर पे।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेलर दे रहा है और जो सारी पेमेंट होगी बायर डिलीवरी के टाइम देगा। मतलब एग्जांपल में बताओ ना सर 17 का व्यवहार में सर कॉस्ट जो भी ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट से वो सेलर मार्केट से 17 का व्यवहार तक कॉस्ट वो सेलर ने दे और जो 17 का व्यवहार में बायर ने जो गुड्स रिसीव किए वो सारी सर पेमेंट जो है गुड्स की जो पेमेंट है वो बायर ने पे की पहुंच नहीं पा रहे। मतलब मैं जो चलो सिंपल है, खत्म करें। और कोई ट्राई करना चाहता है? सिंपल सी चीज है इसमें। कीर्तिनगर से पीतमपुरा आपका सही था, कौन बियर करेगा? लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो वो वाला कर लेते हैं पैकिंग का, वो हमें पक्का पता ऑब्वियसली सेलर का। वो लिखा हुआ थर्ड लाइन में, कॉस्ट ऑफ पुटिंग द एसेट्स इन गुड्स इनटू द डिलीवरी मस्ट बी बोर्न बाय द। बात खत्म। पहला सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज। तो कौन करेगा सर? पीतमपुरा तक आने का सेलर। तो हम पहुंच गए पीतमपुरा 70 नंबर कपिल विहार में और सेलर ने उसके पैसे दे दिए, ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाइल द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिलीवरी टू बी बोर्न बाय द बायर। तो जो नीचे से ऊपर लाएगा उसके पैसे। समझ आया सर? हमारे यहाँ तो ऐसे ही करके तोड़ फोड़ करते करते ले आते हैं, अदरवाइज क्रेन आती है ढंग की, देखो सर क्रेन होती है पूरी, वो आपको गली से ऊपर फ्रिज को पूरा ऊपर ले जाती है, फिर रैंप बनता है खिड़की या आपकी जो भी बालकनी है उस पे, उसके ऊपर पूरा कॉरिडोर होता है, उसके अंदर व्हील लगे होते हैं, वो फ्रिज को सरकाते हैं पूरा, 2 आदमी अंदर खड़े होते हैं पहले से, उस फ्रिज को उठा के उससे अंदर रख देते हैं। होता है ऐसा, आप देख सकते हो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा रहता है। अपने यहाँ की भी बात कर लेते हैं, तो आप अगर डिलीवरी लेते तो ऐसा बोलते हैं, पूछते हैं कौन सा फ्लोर है, ऊपर का फ्लोर होता है तो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, ठीक है। वो जो थोड़े से ज्यादा पैसे है ना, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिलीवरी होता है। कॉस्ट अब समझ के देखो ना, आप रहते हो डी में, डी माने सर सबसे ऊपर का फ्लोर हो गया आपका, है ना, समझ आया? डी सबसे ऊपर का फ्लोर, वहां तक पहुंचाने के पैसे तो ज्यादा लेगा ना कोई भी आदमी। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक छोड़ देगा तो सेलर, ग्राउंड से ऊपर तक बाय। लिख ले रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो ये। एक बार वेडनेसडे को बता दीजिएगा, उसके बाद में फ्राइडे को ले लेना। लिख लिया? समझ आ गया? पढ़ के देख लो, अब चाहे सूट करेगा आपको, समझ आ जाएगा। क्लियर? अब समझ सकते हो कि एग्जामिनर कहाँ क्वेश्चन पूछेगा। वो कभी नहीं पूछेगा, वो एक एग्जाम्पल सिचुएशन बना के देगा और पूछेगा ये पैसे कौन बियर करेगा, क्योंकि वो 100 में से 90 बच्चों को वो चीज समझ नहीं आई हुई होगी, सेलर, ठीक है। तो आपने क्या समझना है? ऑब्टेनिंग मतलब ऑब्टेन करना। डिलीवरी तो सर मेरी तो 17 नंबर कपिल विहार की बात थी ना, तो मैंने दे दिया आपको, ऊपर आप लेके जाओ, उसके अलग पैसे लगे। क्लियर? अब आगे पढ़ो। The expenses of, in other words, the absence of the agreement contrary, the expenses and incidental to making delivery of the goods must be borne by the seller. Expenses and incidental to receive the delivery must be borne by the seller. आगे बाहर समझ आया? डिलीवरी करने के सेलर, डिलीवरी लेने के बायर, सिंपल शब्द आया समझ? ये इंपॉर्टेंट था आज की क्लास में, मेन पॉइंट। If the goods are to be delivered at the place other than where they are, risk of deterioration in transit will be, unless otherwise agreed, will be borne by the buyer. मतलब समझ आया?
अगर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, ट्रांजिट का रिस्क किसका है? बायर का। ट्रांजिट का रिस्क किसका है? इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर टू बी डिलीवर्ड, समझ आया? आपके घर पे डिलीवरी करनी थी, आप कहते हो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया घर पे, फिर आपने कहा घर पे नहीं, आप इसको करोल बाग में डिलीवरी करो, दूसरे एरिया में। तो जो आपके घर से करोल बाग का, दुकान से आपके घर तक का प्रॉब्लम किसका है? सेलर का। एक चीज हिडन है उसमें बीच में, मैं बताता हूं क्या हिडन है। हिडन ऐसा पढ़ना, इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर टू बी डिलीवर्ड। पूरी लाइन ये समझनी है आपको, समझने के लिए लॉ में ऐसे ही लिखा रहता है, अपने आप समझना पड़ेगा आपको। या तो गलत रट लो, मैं पढ़ा देता हूं गलत कि सर इस अगर ऐसे पढ़ोगे तो इसका मतलब है सेलर टू बायर, सेलर की बायर की प्रॉब्लम है, बट बिल्कुल नहीं है ये बात। हमें भी पता है कि अगर आप फ्रिज खरीद रहे हो और अगर घर पे फ्रिज आ रहा है, रास्ते में टूट फूट हो गई, कंपनी खुद बदल के देती है। ये आपको अच्छे से पता है कि जो डेमो वाला आदमी आता है वो खोलता है, वो चेक करता है, अगर है तो वो रिप्लेस करके देता है, राइट? तो ये बात वो नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर सेलर को बायर के घर पे डिलीवर करना था, बायर कहता है यहां मत करो, कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह आप करो करोल बाग डिलीवर। तो ये जो घर शालीमार बाग से करोल बाग का जो एरिया रहेगा, दो एरिया के बीच का जो गैप है, इसमें अगर कुछ टूट फूट हुई तो किसकी है? बायर की हुई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे हो रहा है। ठीक है? नहीं किसने क्या आपको? ओनरशिप तो ओनरशिप खाली उससे ओनरशिप के अलग अलग टाइम थे, ओनरशिप के अलग अलग टाइम नहीं थे कि अब ओनर बनेगा, इस टाइम ओनर बनेगा, इस टाइम ओनर बनेगा और इस टाइम ओनर बनेगा। ऐसा तो ओनर थोड़ी बन जाता है। अब मान लो मेरे कोई भी मैं सामान बेच रहा हूं, आपकी स्लिप काट दी मैंने, आप उस सामान के ओनर नहीं बन जाओगे ऐसे ही। ओनर बनने के भी अलग अलग टाइम नहीं किए थे हमने कि अगर ये इस वक्त जा रहा है तो ये ओनरशिप इस वक्त इस टाइम ट्रांसफर हुई है। खाली स्लिप से नहीं होती है ओनरशिप। गुड्स रेडी नहीं है, कोलगेट वाला एग्जांपल, ऑयल वाला एग्जांपल, कास्को वाला एग्जांपल, तो क्राइटेरिया है ही नहीं ना वो क्राइटेरिया। एक सिंगल क्लास मिस करो, आगे की आधी से ज्यादा क्लासेस बेकार आपकी। एक ओनरशिप की क्लास करी हमने, ठीक है? ओनरशिप में पहली क्लास में बताया था ओनरशिप इज रिस्क फॉलो द ओनरशिप, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट में ओनर अलग तरीके से बनेगा, किसी में एक टाइम पे बनता है, किसी में वाई टाइम पे बनता है। अगर मैं कीर्तिनगर फर्नीचर से मार्केट से एक अलमीरा खरीदी, पैसे दे दिए, स्लिप कट गई, मैं ओनर नहीं बन रहा हूं अभी वहां पर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ घर पे डिलीवरी करो। आपने अमेजन पे पे कर दिया ऑनलाइन, अगर वैसे ओनर बनता है, ऑनलाइन पे कर दिया ना, कैश टू डिलीवरी, सीओडी नहीं रख के ऑनलाइन पे, वो रास्ते में लेके आ रहा है, टूट गया तो किसका प्रॉब्लम है? फिर क्यों है वो उसका प्रॉब्लम? ये भी मैंने आपको एग्जांपल उस दिन क्लास में समझाया था। क्लियर? लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, कम बैक अगेन। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। बायर को इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, और आपने 10 किलो राइस मांगे, वो डेली आपको आधा किलो लाके दे रहा है ठीक है? और वो कहता है आधा किलो से ज्यादा खा लोगे एक दिन में, जिस दिन जितना चाहिएगा अपने आप लाके दूंगा मैं। यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। जरूरी नहीं आप एक्सेप्ट करो उसको, बट आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। अब एक्सेप्टेंस कैसे होती है? एक्सेप्टेंस कैसे करते हो सर आप? सर मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, आप इस चीज को ले लो, ये क्या हो गई है? बट ये तो हो गई है खाली बातें। एक्सेप्टेंस कैसे होती है? कागज, रिटन में। जैसे साइन नहीं करवा के ले जाता, आपको डिलीवरी देता है अमेजन वाला कुछ भी, तो साइन होता है ना, दैट इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ। और आप कहते हो मुझे खोल के चेक करना है, नहीं, पहले एक्सेप्टेंस दो फिर खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। खराब होएगा वो कंपनी की प्रॉब्लम है, मैं नहीं खोलने दूंगा। यही होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर टेक्स प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। अब हम नॉर्मल की बात करते हैं, इंटरनेट की नहीं। नॉर्मल में कैसे होता है? अगर बायर कहता है हाँ मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, जब एक वो डुप्लीकेट कॉपी पे साइन करवा लेते ना आपसे कि साइन करो डिलीवरी, कि हाँ वो कह रहा है एक्सेप्ट किया मैंने। दूसरा, रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको इसका एग्जांपल, कौन सा? साड़ी वाला एग्जांपल, याद है? भूल गए? 7 डेज के लिए साड़ी रखनी थी। अगला, डज एनी एक्ट
ऑन द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। याद है, ये भी बता ही दिया था मैंने। साड़ी में 2 एग्जांपल दिए थे, एक तो साड़ी आप रख लेते हो टाइम से ज्यादा के लिए, और दूसरा ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई एक्ट कर दो जो उसके लिए एक ओनर वाली काम हो। वो क्या था एग्जांपल? बेच रहे हो आप, या बेचने का ट्राई कर रहे हो, या इंटरनेट पे वो साड़ी डाल दी कि मैं बेचना चाहता हूं, तो आप कौन से टाइप का काम कर रहे हो? एज इफ यू आर अ ओनर। तो डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप, लाइक सपोज आपने गिरवी रख दिया उसको, प्लेज, प्लेज वर्ड लिखा ना, मोर्टगेज की एक टाइप, गिरवी रख दिया आपने। रीसेल द गुड्स, वो मैंने आपको साड़ी बेचने का बता ही दिया था। क्लियर है? एनी डाउट्स? एग्जांपल लिखते रहना जो जो बताए थे लास्ट क्लास में, और आज मैच करके। बेसिकली लॉ में ना बड़ी क्लास चाहिए, क्योंकि अगली लास्ट क्लास को बार बार मुझे बताना पड़ता है। याद है बताया था, तो क्योंकि कुछ चीजें होती है वो इकट्ठी पड़ी जाती है एक साथ, क्योंकि अब और हम कौन से वाले टाइप के बच्चे की पिछले हफ्ते अगर हमने कुछ पढ़ा है तो आज तो मतलब ही नहीं हमें याद रह जाए। पूरे हफ्ते में बहुत काम करने होते हैं, भूल जाते हैं। लास्ट क्लास हम रिवाइज करेंगे नहीं, और फिर मेरी शक्ल की तरफ ऐसे देखते हैं कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम याद करें। ठीक है, तो पहली क्लास या तो पढ़ा करो थोड़ी सी, और पहली क्लास भी पढ़ो तब ना जब उसमें कुछ लिखा हो, एग्जांपल्स लिखो। लास्ट क्लास में दोबारा, अगली क्लास में दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये एग्जांपल्स नहीं तो लिखो इनको। सी, तो बायर में रिजेक्ट द होल। अच्छा आगे आया, इफ द सेलर सेंड द बायर अ लार्जर अमाउंट, ये मैंने कहा कि आपने मांगा 10 किलो, मैंने भेजा आपको आधा किलो, क्या अधिकार है आपके पास? रिजेक्ट द होल, मैं आधा किलो नहीं लूंगा, या फिर आधा किलो ले लेते हैं, 9.5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ आया? या तो जितना आपने भेजा उतना एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहला, जितना आपने भेजा मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, कम, पहला। दूसरा, हाफ इंस्टॉलमेंट जो भी थी ली, बाकी बोल दिया इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, आधे के पैसे ले जा। तीसरा, आधा किलो आज दे दे, इंस्टॉलमेंट में देता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और तीसरा, एक्सेप्ट द क्वांटिटी बी ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। जो मैंने पहला बताया था, हाफ एन आवर, आधा केजी ले लो, 9.5 कैंसिल कर दो। पहला था कि आधा ले लो और जैसे दे रहा वैसे लेते रहो, और तीसरा क्या है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जाओ। अगर आपको, मैंने आपसे मांगा रेड एंड ग्रीन कपड़ा, आपने मुझे रेड एंड ब्राउन दे दिया, मेरे पास क्या अधिकार है? एक जना बताओ कोई। रेड एंड ग्रीन दो है मेरे पास, अब बताओ। रेड और ग्रीन मांगा था आपने, रेड एंड ब्राउन भेजा, मतलब जो नहीं मांगा उसको रिटर्न कर दो, और या उसको रख लो, और या दोनों रिटर्न कर दो। राइट? हाँ बिल्कुल सही एकदम। देखो, वेयर द बायर राइट, इफ द सेलर डिलीवर द गुड्स विद गुड्स ऑर्डर, गुड्स ऑफ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल लिख लेना, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स। तो इन्होंने कहा कि सर रेड और ब्राउन, रेड और ब्राउन को एक्सेप्ट कर लो आप, ऑर्डर एंड रिजेक्ट द रेस्ट। तो मैंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सर रेड को ले लो और ब्राउन को वापस भेज दो, पहला। दूसरा, रिजेक्ट इन होल, और या फिर मुझे रेड भी नहीं चाहिए तुमसे, रेड और ब्राउन दोनों वापस दे दो। हो सकता है सर बायर की कोई गलती है यहां पर? क्या आप पे क्लेम हो सकता है कि रेड तो आपने मांगा था वो लेना पड़ेगा? सर मैंने तो पूरा कॉम्बिनेशन मांगा था आपसे। वेयर द बायर राइटली रिजेक्ट द गुड्स, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब वो कहता है, कि जो तुमने गुड्स रिजेक्ट किए हैं ना, पहुंचाओ तुम। सर मेरी क्या गलती है, मैं क्यों पहुंचाऊं? समझ आया? एक तो तुमने गलत भेजे मुझे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं क्यों बियर करूं आपका? गलती किसकी है? आपकी है, तुम लेके जाओ यहां से, आप आइए और गुड्स यहां से लेके जाइए, मैं नहीं डिलीवर करूंगा। क्लियर? सो वेयर द बायर राइटली रिजेक्ट, मतलब उसका हक था, he is not bound to return the rejected goods to the seller. It is sufficient if he intimate the seller that he refused to accept them. In that case the seller has to remove, seller को खुद को ले जाना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज बता चुका हूं पहले, हम आपको पढ़ लो जल्दी से।
डन, आगे बढ़े, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आया सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी तक हम आज सीख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है स्पेसिफिक, सर्टेन, असर्टेन, किसी भी तरीके का, फ्यूचर, एग्जिस्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने तोड़ दिया तो आपको डैमेजेस क्या देने पड़ते हैं। वैसे तो मैं फर्स्ट क्लास में डैमेज बता चुका हूं आपको, पहली क्लास हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर पास टू द बायर, सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस। मतलब प्रॉपर्टी मतलब मालिकाना हक, अगर ट्रांसफर हो गया और वो गुड्स भी नहीं दे रहा है तो आप क्या डिमांड करोगे उससे, भाई पैसे दे दे। सिंपल, ये नॉर्मल भाषा में यही होता है हमारा कि सर आप मुझसे 10 मीटर कपड़ा ले गए हो, मैं गंदा हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, सब गलत किया मैंने, तुम या तो कपड़ा दे दो और या फिर मुझे मेरे पैसे दे दो। यही तो होता है। तो पहली लाइन यही सिंपल आपकी भाषा में जो है, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर पास टू द बायर, द सेलर में सू हिम फॉर द, पहला। दूसरा, वेयर द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे रिगार्डलेस ऑफ डिलीवरी, वेयर द प्राइस इज पेबल ऑन सर्टेन डे, कि सर डिलीवरी तो आप दोगे मुझे 2 महीने बाद, प्राइस मैं आपको 5 दिन बाद दे दूंगा, तो मुझे प्राइस 5 दिन बाद देने पड़ेंगे, चाहे डिलीवरी आपने अभी तक नहीं की है। मैं ये नहीं कह सकता डिलीवरी दो तब प्राइस दूंगा, सर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2 महीने बाद है, प्राइस का 5 दिन बाद है, तो 5 दिन बाद प्राइस दीजिए आप मुझे, और अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपको डिलीवरी टाइम पे नहीं दूंगा। Where the price is payable on certain day regardless of delivery, the seller may sue for the price. Easy. If it is not paid on that day, although the property and goods are not passed, प्रॉपर्टी पास हुई कुछ भी नहीं, पैसा आपको उस दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट के देना। वेयर द बायर wrongfully neglects or refused a good accept the goods and pay for them, seller may sue the buyer for the damages of non acceptance। मतलब समझ आया? गुड्स वापस भेज देता है, वो कहता है कि मुझे तो ये गुड्स चाहिए नहीं, मैंने ये मांगे ही नहीं थे, आपने मुझे 10 पेन इसके भिजवाए, मैं तो ये 10 पेन ऑर्डर नहीं किए थे, वापस ले जाओ, और इन पेन के पैसे मैंने आपको दिए हुए थे। क्लियर? सवाल उठता है, ये जो गुड्स वापस गए और वापस आएंगे, इसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? क्यों? क्यों? वाई बायर? गलती किसकी है? क्या गलती है? उसकी नेग्लिजेंस है, उसकी नेग्लिजेंस है तो वो बियर करे। अगला, वेदर सेलर रॉन्गफुली, और अगर सेलर रॉन्गफुली कर दे तो सेलर भी, जिसकी गलती है वो करेगा। आगे, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये आपको भी समझ आएगा नहीं, हमने वारंटी वाला टॉपिक स्किप किया हुआ है, वारंटी हुआ नहीं अभी, वो सबसे लास्ट क्लास में करेंगे, एक्सट्रीम बोरिंग है, पूरी एक्ट से इंटरेस्ट उठ जाएगा आपका। तो वारंटी और कंडीशन का टॉपिक हमने स्किप किया हुआ है इसमें अभी, तो ये पॉइंट आपको समझ आएगा नहीं, इसको आप सर्कल कर लो, लिख लो, वारंटी वाली क्लास में जब हम वारंटी करेंगे तो वो दिन आप मुझसे टॉपिक पूछ लेना एक बार, चाहे वारंटी वाले पे लिख लो, करना है मैं ये वारंटी वाले दिन करना है। उसने किस चीज का पे किया? मुझे आपसे 100 kg राइस मांगे, आपने मुझे 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपए दे दिए, यही प्राइस था। 100 kg राइस मैंने आपको पहुंचाने थे, मैंने आपके घर पहुंचा दिए, आपने कहा मैं घर पे नहीं हूं, मैं 2 दिन बाद आऊंगी, वापस ले जाओ, मैं वापस ले गया, आपने मुझे 2 दिन बाद बोला कि डिलीवरी करो। सवाल उठता है कि आप डिलीवरी का खर्चा कौन बियर करे? क्यों? वही लिखा है कि अगर बायर नेग्लिजेंस या उसकी कोई भी गलती की वजह से मना हो जाए तो वो बियर करेगा। एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, क्लियर? अब हम आते हैं ब्रीच पे। देखिए,
देखिए ब्रीच क्या है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, तोड़ना। दो टाइप की होती है, एक एक्चुअल, एंटीसिपेटरी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। एक्चुअल का मतलब बता देता हूं पहले, ऑन द स्पॉट, बिफोर डिसाइडेड टाइम। इन दोनों में कोई सवाल है? आया ना जो लिखा। अब एक एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ, इस चीज का कि उसको 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से 50 केजी राइस सप्लाई करने। तो मिस्टर एक्स कौन हो गया यहाँ पर, सेलर, और वाई क्या है, बाय। क्लियर है? डेट, कॉन्ट्रैक्ट की डेट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वाला 14 मई 2020 को, डिलीवरी होनी थी डिलीवरी होनी थी 13 जून 2020 को। क्लियर? डन। अब सवाल उठता है, मिस्टर एक्स ने, पॉइंट नंबर ए, 17 मई 2020 को मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। ये क्या है? 17 मई को उसने बोल दिया मैं डिलीवरी नहीं करूंगा, इट्स एंटीसिपेटरी ब्रीच। आ गया समझ? इट्स एंटीसिपेटरी ब्रीच। गॉट दिस पॉइंट? अब मिस्टर वाई के पास क्या ऑप्शन है? मिस्टर वाई के पास दो ऑप्शन है। पहला, 17 को इसको ब्रीच मान ले और इसी दिन अपने डैमेज क्लेम कर ले। सपोज 17 मई पर 50 किलो का, 17 मई को रेट हो गई 11 रुपए पर केजी। ठीक है, तो डैमेजेस कितने हो गए? 50 केजी गुणा 1 रुपीज। अंडरस्टूड है? आज मैं खरीदने जाऊंगा तो मार्केट में मेरे को कितने में मिलेगा? 11 में। तो आज का रेट दे दो आप मुझे। और अगर इन केस अगर प्राइस पेड होता उसका कोई भी, तो वो प्राइस तो लेगा। मैं डैमेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइस की नहीं। दूसरा ऑप्शन है, कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव कब तक? 30 जून, यही था ना, 13 जून 2020 तक अलाइव करो। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इसने एंटीसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल ब्रीच क्या होती है? ऑन द स्पॉट मना करना। इसने इस दिन 10 बजे कॉल किया और पूछा माल भेजेगा, इसने कहा मना तो किया था, नहीं भेजूंगा। तो इसने कहा वी रेडी, अब मैं डैमेजेस मांगूंगा। अब दो केस में सपोज इस दिन इसकी रेट हो गई है माल की 14 रुपए, तो मिस्टर एक्स कितने रुपए क्लेम करेगा? आया समझ? क्यों नहीं आया? नहीं आया? आ गया? किस किस को नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड क्विक। उस दिन रेट हो गई 14 रुपए, मार्केट से खरीदने जाएगा तो कितने में मिलेगा?
14 में। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 10 का। 10 और 14 के बीच में गैप कितना है? 4 रुपए। आपके मना करने की वजह से मुझे घाटा कितना हो रहा है? 4 रुपए का। और 50 किलो था तो 50 गुणा 4 रुपए। तो आप कह सकते हो कि सर मैंने तो मना पहले ही कर दिया था। तो मैंने कहा मैंने माना ही नहीं आपका मना। आपके मना करने से नहीं होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही माना जाएगा। अभी हमने एंटिसिपेटरी करा, एक्चुअल पे आया ही नहीं। अभी हमने एंटिसिपेटरी को एक्चुअल बना कन्वर्ट मैंने कर दिया है तो एंटिसिपेटरी ना, उसकी तरफ से तो एंटिसिपेटरी है। मैंने उसको क्या माना? मैंने आई कीप इट स्टिल अलाइव। कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो एक दिन पक्का गुड्स को डिलीवर करेगा। हमने उसको बोला हम नहीं मानते हैं ब्रीच, हम अलाइव रखेंगे। और हम फिर से आपसे पूछेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ तब मानेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट के दिन तुम सप्लाई नहीं करोगे। तो उसने कहा ठीक है इंतजार करता रहे। तो उसने इंतजार कर लिया हमने। तो कहां तक गए हम? उस दिन रेट हो गई 14 रुपए। ठीक है, चलो उस दिन रेट हो गई अगर 6। अब मिस्टर एक्स कहेगा मैं तो माल दूंगा। हाँ, और अब आपको लेना पड़ेगा। अब अगर आपने मना कर दिया माल लेने से, 4 रुपए पर किलो के हिसाब से आपसे ले लिए जाएंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ही नहीं ना। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। उसने मना कर दिया था 17 मई को। आपने कहा ना अभी नहीं टूटा है, मैं इस टूटे हुए पे साइन नहीं करूंगा, मैं तो उसी दिन बात करूंगा तुमसे। तो उस दिन रेट हो गई 14 रुपए, बहुत अच्छी बात है। उस दिन रेट हो गई 6 रुपए। तो वो मार्केट से 6 में खरीद के आपको 10 में सप्लाई कर देगा। अब अगर आप मना करोगे कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बेवकूफ थोड़ी हो, जब 6 में बिक रहा है आप 10 में क्यों लोगे? तो इस केस में 4 रुपए पर केजी के हिसाब से डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। वो बेवकूफ है ही नहीं, वो तोड़े। वो 17 मई को मना कर दे, 6 रुपए किलो के हिसाब से भाव चल रहा है और बोल दे कि नहीं दूंगा मैं। वो पागल थोड़ी है, वो बाजार से 6 रुपए किलो में खरीद के दे देगा। नहीं समझे? वो क्यों तोड़ेगा पहले? ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल ब्रीच पे। आई थिंक काफी को तो समझ आएगी एक्चुअल ब्रीच होती क्या है। 13 जून को बोले 10 बजे मैं नहीं दूंगा, वो क्या है? एक्चुअल ब्रीच। कोई सवाल है तो पूछो, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। आगे समझ? नहीं नहीं, डिलीवरी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? डिलीवरी की। एंटिसिपेटरी ब्रीच ना, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। ऑन द तो एक्चुअल है। और पहले का सिंपल भाषा में डिलीवरी के दिन किया तो एक्चुअल, और पहले कर दिया तो एंटिसिपेटरी। बस इतनी सी सिंपल बात है। अब एंटिसिपेटरी को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। डैमेजेस क्या होंगे वो भी मैंने समझा दिया, पूरा पेज आपको मैंने फ्लो चार्ट में समझा दिया। बस ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है अलग अलग भाषा में। सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, तो यहां ढंग से कर लो। मैं वहां पर आपको यही बोलूंगा कि हमने वहां किया हुआ, यहां ही कर लो ना एक बार, क्या करना दोबारा। अच्छा, यहाँ पर खाली एंटिसिपेटरी है, मैंने आपको एक्चुअल भी बता दिए। ब्रीच है खाली यहाँ पर, तो मैंने आपको दोनों तीनों बता दिए, पूरा हो गया आपका ब्रीच। इधर खाली एंटिसिपेटरी ब्रीच है सेल्स में, बट मैंने आपको पूरा ही ब्रीच बता दिया। एक्चुअल, एंटिसिपेटरी, डैमेजेस, कीपिंग अलाइव एक्सेट्रा सब मैंने समझा दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें खाली भी सेल्स में ना आप बुक में देखोगे तो खाली एंटिसिपेटरी ब्रीच है। ऊपर और हो गया नोट? करो करो जल्दी जल्दी करो, और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं।
वो 6 रुपए वाला फिल कर लेना। 6 में क्या होगा, बायर हैव टू एक्सेप्ट, इफ ही विल नॉट एक्सेप्ट देन ही विल हैव टू बियर द 4 रुपीज। बस इतना ही है। चलें बुक में आगे, पढ़ लो एक बार जल्दी से बुक को। ठीक है, कोई सवाल है उसमें पूछ लो। मेजर्स ऑफ डैमेजेस, अगला टॉपिक। द एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रूल्स एज regard the measure of damages except by stating that nothing in this act shall affect the right of the seller or a buyer to recover interest or special damages in case where by law they are entitled for the same। तो measures of damages यहां पर लिखे हुए, क्या बोला इधर, नहीं, कहां पर करेंगे अब और कहीं पढ़ेंगे। इस एक्ट में ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, डैमेज एक्ट नहीं है ये, कहीं और पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखें सर, जल्दी से आते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे फिर हम करते हैं अनपेड सेलर टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर? लीन का मतलब कोई बता सकता है? मालिकाना हक, पोजेशन, हाथ में रखना, बैंक के लॉकर में रखते हो, एक्सेट्रा। चलिए, अनपेड सेलर, जैसे कि नाम इंग्लिश वर्ड खुद ही बता रहा है, अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेलर जिसको अभी तक पैसे, बट हमारा तो इस एक्ट में पैसे का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं ना, पैसे का क्राइटेरिया है ही नहीं। डैमेज तो मैं फिर भी ले सकता हूँ, पैसा नहीं दिया तब भी। तो देखें, हु इज एन अनपेड सेलर? द seller of the goods is deemed to be unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered। जब पूरा पैसा नहीं दिया गया, 10 में से 6 दे दिए, 9 दे दिए, 9.5 दे दिए, तब भी आप क्या हो, और 1 भी नहीं दिया तब भी आप क्या हो, 10 में से 10 दे दिए, अनपेड नहीं हो आप ना। ठीक है, so when a conditional payment was made by the bill of exchange and instrument dishonor हो गया, मतलब आपको चेक दे दिया पूरा 10 रुपए का, बट चेक, तो आप क्या बन गए, अनपेड सेलर बन गए। इजी ना। आगे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, के अधिकार क्या क्या?
अनपेड सेलर के अधिकार क्या है? थोड़े से बोरिंग है ये अनपेड सेलर के अधिकार, बट व्हाटएवर है, पढ़ने तो पढ़ेंगे हम। पहला, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? पोजीशन। मतलब समझो, अगर सपोज आपने मेरे अकाउंट्स बनाए, आप मेरे अकाउंटेंट हो और आपने मेरे पूरे अकाउंट्स बना दिए, 10,000 रुपए लेने आपको, मैं आपको कह रहा हूं मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप अकाउंट्स नहीं देंगे, अकाउंट्स नहीं दोगे, इस प्रोसेस को बोला गया लीन ऑन द अकाउंट्स। अब लीन का एग्जैक्ट वर्ड समझ आ गया? आपने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं आपके अकाउंट्स, बही खाता, बुक्स नहीं दूंगा। ये जो है आप कह रहे हो ना मैं नहीं दूंगा, ये क्या है? लीन है। तो लीन वर्ड कब यूज होता है पोजीशन के लिए? जब आपका कोई लीगल ड्यू है और वो आदमी वो दे नहीं रहे, तो आप उसकी एसेट्स को अपने पास रखते हो कब तक? वो ना कर दे। जैसे बैंक, आपने वेयर हाउस के अंदर सामान रखा, कोल्ड स्टोरेज में रखा और उसका रेंट नहीं दे रहे हो आप, तो वो आदमी आपका सामान फ्री नहीं करेगा। फ्री नहीं करेगा कब तक? रिक्शे वाले से अलमीरा मंगाई थी हमने कीर्तिनगर से, रिक्शे वाले ने अलमीरा ला दी, ग्राउंड फ्लोर पे ही देनी थी, आप उसको कहते हो भाड़ा नहीं दूंगा मैं, वो क्या कहेगा? अलमीरा घर ले जा रहा हूं, ठीक है, भाड़ा देने आ जाना और ले जाना। मतलब सिंपल, वो ऑब्वियसली आपको अलमीरा की डिलीवरी, ही विल हैव द लीन, जबकि वो मालिक नहीं है उसका, लीन है। लीन वर्ड आया समझ? ओके, तो पहला अनपेड सेलर का अधिकार, राइट ऑफ लीन, वो आपके सामान के ऊपर मालिकाना हक कर लेगा, कब तक? जब तक आप उसको पेड नहीं करोगे। Unpaid seller in the possession of the goods sold may exercise his lien on the goods, that is keep the goods in the possession and refuse to deliver them to the buyer until the payment is made. The goods have been sold without any credit stipulation. मतलब ऑब्वियसली ये ना हो कि कहीं गुड्स ये बोलोगे कि उधार पे है, क्रेडिट पे नहीं होने चाहिए। दूसरा, goods have been sold on credit but the term has expired. तीसरा, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स क्रेडिट पे है, 3 महीने बाद आने पैसे, तब भी मैं उससे पहले लीन, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने बाद पैसे, इंसॉल्वेंट हो गए तो पैसे कैसे आएंगे? तो अनपेड सेलर का अधिकार क्या है? वो उन गुड्स पे लीन कर सकता है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर की दुकान से अपने गुड्स उठा के ला सकता है। आया पॉइंट समझ? अगला, लीन, कब आपका लीन का अधिकार खत्म हो जाता है? When the right of lien is lost. When your right of lien is lost. A right of lien is lost when the seller delivers goods to the carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving right of disposal. मतलब आपने ट्रक वाले को सामान दे दिया और बोला मैं भी अब दोबारा फोन करूंगा तो ट्रक रोकियो मत, मतलब आपको ये गुड्स उनको बिना किसी कंडीशन के देके आने, तो मेरा लीन का अधिकार मैंने खुद नहीं छोड़ा है ना, कि अगर रास्ते में पता चलता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब मैं रोक सकता हूं क्योंकि मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल रखा ही। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन, और अगर बायर ने पोजीशन ले ली तो आपका लीन का अधिकार तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब तो लीन आपके हाथ से गई। अब आप कहोगे लड़ाई कर लेंगे, वो अलग बात है, हम बात खाली लीन की कर रहे हैं, अभी लड़ने की नहीं कर रहे हैं। तीसरा, बायर वेव ऑफ इज लीन एंड अनपेड सेलर, बायर खुद ही कहता है मुझे नहीं चाहिए ले जाओ, खुद ही वेव ऑफ करता है। सेलर वेव ऑफ करता है, नॉट बायर, सेलर। क्लियर? दूसरा अधिकार क्या आता है बायर के, सेलर के पास? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टॉपेज इन ट्रांजिट? रास्ते में जाते हुए माल को रोक लेते। The right of stoppage in transit is a right of stopping the goods while they are in transit, resuming possession of them and retaining possession until the payment of price. The right to stop goods is available to an unpaid seller. वो रास्ते में रोक सकता है, कब? अगर उसको पता चले, इस पे क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, ये वाले पे सिचुएशन देके बोलता है कि सामान भेजा सेलर ने, रास्ते में पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर? तो आपको आंसर लिखना है, ही कैन स्टॉप द गुड्स ऑन द
वो रास्ते में गुड्स को रोक सकता है। क्यों? व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, तो गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है। दूसरा, गुड्स आर इन, ऑब्वियसली द गुड्स आर इन ट्रांजिट। The right to stop is available to an unpaid seller when the buyer become insolvent and goods are in transit। 2 पॉइंट नहीं है, एक ही बात है ये। वो पॉइंट 2 लगे हुए बट वो एंड लगा हुआ है ना पीछे, बात एक ही है। ऑब्वियसली सर अगर गुड्स उसके घर पहुंच गए तो कोर्ट ले लेगा वो गुड्स, आपको नहीं मिले। ऑफिशियल लिक्विडेटर गए कोर्ट के हाथ में हो, फिर आप चिल्लाते रहो मेरे हैं, मुझे पैसे नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम, उसकी संपत्ति नीलाम होगी। क्लियर है? अगला अधिकार पढ़े। अगला अधिकार, अगला, द बायर इज इंसॉल्वेंट इफ ही, इंसॉल्वेंट वर्ड बताया क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? वो पेमेंट ना करे, या फिर पेमेंट करने के लिए चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया, और या कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट बोल दिया कि ये दिवालिया है, विजय माल्या। द गुड्स आर इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड बेली और वॉरफिंगर वेयरहाउस कीपर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजिट टू द बायर एंड बायर। ठीक है, नॉर्मल बताया कि ट्रांजिट क्या मतलब होता है? ट्रांजिट मतलब जब वो रास्ते में हो, या तो कैरियर को दे दिया, कैरियर को, या फिर बेलर बेली रिक्शे वाले को दे दिया आपने, या वेयरहाउस वाले को दे दिया कि गुड्स उसको दे देना। तो वॉरफिंगर सर्टिफिकेट शिप विप को दे दिया आपने। जैसे रसीद होती है मैडम, जैसे बिल्टी होती ना, वैसे वॉरफिंगर सर्टिफिकेट रसीद होती है, इनवॉइस। ट्रांजिट खत्म कब होती है? रास्ता खत्म कब होता है? जब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। When the buyer obtain the delivery before the arrival of the goods, अगर वो रास्ते में ले ले डिलीवरी तो भी ट्रांजिट खत्म। दूसरा, if after the arrival of the goods at the destination the carrier acknowledged to the buyer that he hold the goods on his behalf, if further destination of the goods is indicated बड़ा। ठीक है, समझो अगर मैंने आपको यहाँ गुड्स छोड़ने थे आप रोहिणी के अंदर, तो और मैंने एक ट्रक वाले के थ्रू गुड्स भेजे, तो मेरी तरफ से गए। अब आपने ट्रक वाले को कॉल किया कि भाई तेरे पास गुड्स है क्या मेरे? इसने कहा हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है। एंड आपने कहा इसको रोहिणी के बजाय तुम पिरागढ़ी लेके आओ या पश्चिम बिहार किसी और दूसरे एरिया में लेके आओ। अब इस केस में ट्रांजिट खत्म हो चुकी है। फिर से आगे समझ। हाँ वो पहले पढ़ा था ना, अभी डेस्टिनेशन की अदर डेस्टिनेशन हो गए तो बायर, अब बायर बेसिकली सेलर हो गया। ट्रांजिट खत्म, अब नहीं रोक सकता। इन्होंने अगर ट्रक वाले ने बोल दिया कि हाँ मेरे पास आपके गुड्स हैं, और इन्होंने बोला कि इसको अब रोहिणी मतलब कहीं और लेके आओ, और अगर ट्रक वाला ही मना कर दे तो डिलीवरी हुई नहीं ना, मतलब फिर तो बात ही खत्म हो गई। हम मुद्दा क्या पढ़ रहे हैं अभी कि ट्रांजिट कब खत्म होता है। ट्रक वाला कहता नहीं आपके गुड्स अभी नहीं है मेरे पास, वहां आके चेक करूंगा फिर दूंगा मैं। नहीं, अगर ट्रक वाले ने कहा मैं पिरागढ़ी नहीं होगा, मैं खाली रोहिणी, आपको एक्नॉलेज कर दिया कि आपके गुड्स हैं, आपके गुड्स हैं, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। अब आप उससे लेने वाले हो, आप लोगे, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ऐसा मत सोचो ना कि हम अलमारी मंगवा रहे हैं, ऐसा सोचो बड़ी ट्रांसपोर्ट से बड़ा माल आ रहा है बहुत सारा, तो हर चीज रिटर्न में होती है। गुड्स पड़े हैं गोडाउन के अंदर, वो कहते हैं आज डिलीवर नहीं होंगे 2 दिन बाद होंगे, तो आपको लिख के दे दे कि मेरे गुड्स तेरे पास है, तो लिख के दे देगा, बस उसके पास है। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर गुड्स टू द बायर, ट्रांजिट कब खत्म हो सकती है? वो उसको बोल, जैसे आपने कहा कि गुड्स है ही नहीं मेरे पास आपके। चलो तीसरा और एक और किस्सा, ट्रक वाले ने बोला नहीं मुझे, मेरे पास आपके गुड्स नहीं है, तो ट्रांजिट खत्म। अब टूटे तो सेलर भी है, बायर की लायबिलिटी तो नहीं है ना, जिसकी भी है बायर की नहीं है। वो ट्रक वाला और सेलर आपस में लड़ो, वो उनकी प्रॉब्लम है। मतलब ट्रक वाले ने बोला कि बायर को कि मेरे पास आपके गुड्स नहीं है, तो क्या बायर डैमेज बेयर करेगा? अगर आप एक्सीडेंट हुआ तो कौन करेगा? वो आपस में लड़ो। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और अदर बेली होल्ड्स देम, द ट्रांजिट विल डीम टू कंटिन्यू इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। मतलब समझ आया? मैं इनके पास गुड्स लेके गया कि आपके गुड्स रख लो, इन्होंने कहा मेरे नहीं है, मैं वापस लेके जा रहा हूं सेलर के पास, सेलर कहता है मैं नहीं रख रहा। ठीक है, तो गुड्स अभी भी क्या है? ट्रांजिट में ही है। ये जो ऐसा सा घूम रहा है ये ट्रांजिट है, ऑब्वियसली ट्रांजिट है।
जब उसने फोन पे बोल दिया, कोई प्रूफ दे दिया कि गुड्स आपके मेरे पास हैं, उसने एक्नॉलेज कर लिया ना कि गुड्स मेरे पास है, आप मुझसे ले लेना, एक्नॉलेज कर लिया, ट्रांजिट सेलर टू खत्म हो गई है, अब वो उससे गुड्स ले। आगे बढ़ते हैं। द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट में बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर इधर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन, या तो खुद आके ले लो, ऑफ द गुड्स, और बाय गिविंग नोटिस टू द ऑफ द सेलर्स क्लेम टू द कैरियर, या ट्रक वाले को, कैरियर को बोल दे कि भाई गुड्स जो है रोकने आपको रास्ते में। ऑन नोटिस बीइंग गिवन टू कैरियर ही मस्ट रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर हु मस्ट पे द एक्सपेंसेस ऑफ द। ठीक है, ये बात आ गई समझ, आई ना समझ, नॉर्मल सी बात है कि भाई ठीक है। द सेलर्स राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सेल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। मतलब समझ आया, मैं लेके जा रहा था गुड्स, इन्होंने बेचने से, जब मैंने कहा ना गुड्स रवाना हो चुके हैं, तो मिस्टर बायर ने बोला कि मैं गुड्स जो है मिस्टर वाई को सेल कर चुका हूं, आप डायरेक्ट वहीं पहुंचवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, वो तो एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। क्या इस केस में मेरा ट्रांजिट का हक खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कैरियर ने इनको, ट्रक वाले ने एक्नॉलेज नहीं किया, बस इन्होंने डिलीवरी की जगह मुझसे चेंज करवाई है। इसमें डेस्टिनेशन पे अभी तक पहुंचा नहीं था, इसीलिए ट्रांजिट है वो एंड नहीं हुआ। हाँ, तो ट्रांजिट जब तक है, हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज द सेलर राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द, मतलब जस्ट बिकॉज कि बायर कहता है कि मैंने इनकी सेल की हुई है कहीं और, इट डजंट मीन कि मेरा राइट टू स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम है, आपने सेल की हुई है, तो अगर आपने मुझे इतने टाइम तक पैसे नहीं दिए तो मैं तो गाड़ी वहीं रुकवा लूंगा। आप कहते हो सर मेरे प्लीज भिजवा दो, मैंने आगे माल बेचा हुआ है, मुझे चाहिए, सर वो प्रॉब्लम किसकी है? आपकी है। मैं रास्ते में रुकवा सकता हूं अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने आगे सेल कटी हुई, आपकी प्रॉब्लम है वो। हो गया डाइजेस्ट? राइट ऑफ रीसेल, एक और अधिकार होता है उसके पास, कौन सा? राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल मतलब ऑब्वियसली एक दिन बताया था ना, गुलाब वाला, स्वीट्स वाला, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो स्वीट्स कौन सी थी? पेरिशेबल नेचर थी, तो बेचना। वेयर द राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि सर इतने बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना हम तो बेच देंगे। और तीसरा, where in existence of right of the lien on the or the stoppage in transit, the seller gives the notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not pay, मतलब उसने अपना इंटेंशन दे दिया और बायर ने फिर भी उसके ऊपर कोई भी रीजनेबल टाइम में पेमेंट नहीं की, तो उसको वो सामान बेचना पड़ेगा। और अगर उस रीसेल की वजह से कोई डेफिशिएंसी आती है, सामान खराब हो गया था, तो उसके डैमेजेस कौन बियर करेगा? बायर। गलती किसकी थी? रीड कर लो इसे जल्दी, फिर हम फोर्थ पे चलते हैं। पहले वाला रीड कर। ठीक है, पढ़े। राइट ऑफ विदहोल्ड एंड डिलीवरी। विदहोल्ड डिलीवरी का मतलब क्या होता है? आपकी डिलीवरी को रोक लिया जाएगा। इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड, unpaid seller right to describe above. If however the property has not passed, the unpaid seller has a right to withhold the delivery, similar to co-extensive with the right of lien or stoppage in the transit. बस वो है कि उसमें ट्रांजिट में चले गए वो वापस मंगवा लेगा। विद होल्ड डिलीवरी का मतलब है कि अभी निकले ही नहीं है,
और मैं निकालूंगा भी नहीं। फिर से बताऊं, ट्रांजिट में स्टॉप करने का मतलब क्या है? फैक्ट्री से निकल चुके हैं, मैं रास्ते में है, मैं वापस यू टर्न लेके वापस मंगवा लूंगा। विद होल्ड द डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी को रोक लूंगा कि मैं सर ट्रक में ही लोड नहीं करवाऊंगा, प्रोवाइडेड पहले पता चल गया उसे। फिर से बताऊं, आगे समझ? विद होल्ड डिलीवरी मतलब मैं डिलीवरी, अनपेड सेलर को पता चल गया कि पैसे नहीं आने, तो वो क्या करेगा? डिलीवरी नहीं करेगा। ये सारे तो हो गए डिलीवरी के। फिर आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अनपेड सेलर में sue the buyer for the price of the goods in case of breach of contract, where the property in the goods has passed to the buyer or he has wrongfully refused to pay the price according to terms and contract. The seller may sue the buyer, sue मतलब केस कर देगा, even if the property in the goods has not passed where the price is payable on a certain date. वही जो पहले बताया था ना कि प्राइस 5 दिन में देना था, डिलीवरी 10 दिन बाद होनी थी, और अगर आपने 5 दिन में प्राइस नहीं दिया तो मैं छठे दिन आपके ऊपर केस कर सकता हूं, इवन इफ डिलीवरी नहीं करी है मैंने। ये लाइन आई समझिए? फिर से बताऊं ये वाली, फिर से बताऊं। सपोज आपको और मेरा आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा कि सर मैं आज से 5th डे में आपको 10,000 रुपए दूंगी, और आज से 20 दिन बाद आप मुझे 100 kg राइस सप्लाई कर देना। 5th डे आ गया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं 6th डे आपके ऊपर केस कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। आपने कहा डिलीवरी नहीं हुई, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी और आपको प्राइस देना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 56 द सेलर में sue the buyer for damages on breach of contract where the buyer wrongfully neglects or refuse to accept and pay for the, ठीक है, नॉर्मल बात है, डन। कोई सवाल? तो आज इतना करते हैं। वैसे 2 ही टॉपिक बचे आपके चैप्टर के, एक टॉपिक पहले का बचा हुआ, 3 टॉपिक करने हैं।